हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण से संबंधित 2 और क्लासेस आ चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, केशवदास का उपनाम क्या था? केशवदास का उपनाम क्या था? तो केशवदास का उपनाम था वेदांती मिश्र। केशवदास का उपनाम था वेदांती मिश्र। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इसके अलावा केशवदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: रसिप्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी? किस कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी? तो गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। इसके अलावा केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। काफी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस रचना की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की? तो रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशवदास ने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना एक रात में की। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की? तो रामचंद्रिका की रचना ग्रंथ की रचना एक रात में की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस आलोचक ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है? इनमें से किस आलोचक ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है? डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी। इन तीनों ने, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन तीनों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी माना है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी माना है। इसके अलावा केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। इनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के नाम हैं: संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल। ठीक है, इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कछुआ धर्म और
मारेसी माही कुठाओ शीर्षक से किसने निबंध लिखा? कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाओ शीर्षक से किसने निबंध लिखा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाओ शीर्षक से निबंध लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। केशवदास को कोट का कवि किसने कहा है? इंपॉर्टेंट है। केशवदास को कोट का कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। केशवदास को कोट का कवि डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा। इसके अलावा नाभादास ने उद्गण केशवदास कहा। नाभादास ने क्या कहा? उद्गण केशवदास। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा। जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके विषय में लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था? तो बाल मुकुंद गुप्त के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1908 ईस्वी में भारत मित्र नामक समाचार पत्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1908 ईस्वी में भारत मित्र नामक समाचार पत्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। शिव शंभू का चिट्ठा किनको संबोधित करके लिखा गया निबंध है? तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया ग्रंथ है शिव शंभू का चिट्ठा। किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त ने। किसमें प्रकाशित किया गया था? तो भारत मित्र नामक समाचार पत्र में। ठीक है, इसके अलावा बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। प्रस्तुत कथन आचार्य शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। ठीक है, चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। इसका संपादन किया कब गया था? तो 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में। और इसमें संकलित निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सेनापति के गुरु का नाम क्या था? सेनापति के गुरु का नाम क्या था? तो सेनापति के गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। सेनापति ने 2 ग्रंथ लिखे। उनके 2 ग्रंथ चर्चित रहे जिनके बारे में पूछा जाता है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम सेनापति द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
कवित रत्नाकर 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। ठीक है, कवित रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है, जबकि काव्य कल्पद्रुम एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम एक रीति ग्रंथ है और कवित रत्नाकर में राम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों भारतेंदु मंडल के कवि है, जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि है। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि है। ठीक है, भारतेंदु मंडल के 2 और महत्वपूर्ण रचनाकार है, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस रचनाकार ने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी? किस रचनाकार ने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी? तो अंबिका दत्त व्यास ने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध नामक एक अपूर्ण प्रबंध काव्य की भी रचना की। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध नामक एक अपूर्ण प्रबंध काव्य की भी रचना की। इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, देवयानी निम्न में से किनकी रचना है? देवयानी इनमें से किनकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है और ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युगीन रचनाकार है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह के कुछ अन्य रचनाएं हैं, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजिनी। ठीक है, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुब्जा पच्चीसी किनके द्वारा रचित है? तो कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना है। कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है? निम्न में से कौन सी रचना राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है? तो भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है। इसके अलावा देश दशा नामक रचना भी राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है। ठीक है, भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास द्वारा रचित रचना है। इसके अलावा देश दशा भी राधा कृष्ण दास की रचना है। श्यामलता की रचयिता रहे ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामलता या फिर कहे तो श्यामलता। ठीक है, इसके रचयिता कौन रहे? ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रेम पुष्पावली के रचयिता रहे प्रताप नारायण मिश्र तथा मयंक महिमा के रचयिता रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। श्यामलता ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित रचना प्रेम पुष्पावली तथा मयंक महिमा के रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य मनोविनोद किनके द्वारा रचित है? ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य मनोविनोद किनके द्वारा रचित है? तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित है मनोविनोद। श्रीधर पाठक द्वारा रचित यह मौलिक काव्य है मनोविनोद। ठीक है, इनकी खड़ी बोली में रचित अन्य कुछ मौलिक कृतियां हैं। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित अन्य कुछ मौलिक कृतियां हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सचाई सार, स्वर्गीय वीणा, गुणवंत हेमंत। ठीक है,
श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत तथा खड़ी बोली में रचित प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो सरगो नरक ठिकाना नाही। सरगो नरक ठिकाना नाही महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इनकी प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे आधुनिक काल का सूरदास कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे आधुनिक काल का सूरदास कहा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय आधुनिक काल के सूरदास कहलाए किनके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित 3 प्रबंध काव्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित 3 प्रबंध काव्य है। इनमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम यानी प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। ठीक है, प्रिय प्रवास के जगह पे इसका नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के कुछ अन्य काव्य ग्रंथ हैं। कौन कौन से? कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल, रस कलश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अब कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्वाभाविक और स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक और स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभाविक और स्वागत शब्द में स्व और सु उपसर्ग है। ठीक है, स्वाभाविक स्व जोड़ भाव जोड़ इक, स्व जोड़ भाव जोड़ इक, 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है स्वाभाविक को। और स्वागत शब्द का विभक्त स्वागत शब्द को इस प्रकार तोड़ा गया है सु जोड़ आगत। ठीक है, सु जोड़ आगत। अगला प्रश्न देखेंगे। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इनके योग से शब्द का निर्माण होता है, परंतु इसकी रचना में पद का कोई योगदान नहीं होता है। शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि काफी बार पहले भी बताया मैंने कि जो शब्द होते हैं वो जब अलग से लिखे जाते हैं, मतलब बिना किसी वाक्य में ऐसे ही लिखे जाते हैं, तब वह शब्द कहलाते हैं, परंतु जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कल एक शब्द है, अगर मैं ऐसे ही साइड में कहीं लिख दूं तो वह शब्द हो गया कल, परंतु अगर इसे वाक्य में प्रयोग करें कि मैं कल घर जा रही हूं, तो अब जो शब्द हो जाएगा कल वह एक पद कहलाएगा, क्योंकि उसे वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपराध शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपराध शब्द में उपसर्ग नहीं है क्योंकि उपसर्ग का अलग अर्थ होता है तथा जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। यानी जो उपसर्ग है
किसी शब्द में जो उपसर्ग लगा है उसका एक अपना अर्थ होता है और जो शब्द जुड़ा हुआ है उससे उसका भी एक अलग अर्थ होता है, यानी दोनों का ही अर्थ होता है कुछ ना कुछ। यहाँ पर अप का अर्थ तो नीचे है, अपराध में जो अप है इसका अर्थ तो नीचे है, परंतु राध का कोई अर्थ नहीं होता है, राध का कोई अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है। जबकि अपमान, अप का भी एक अर्थ है, मान का भी अर्थ है। अपयश, अप और यश दोनों का ही एक अर्थ है। अप और मति दोनों का ही अपना एक अर्थ है, अलग अलग। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अग अघ, ठीक है, अग अघ दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? इनमें से अग अघ का समानार्थी एक तरह से कहे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पर्वत पाप। अग अघ शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प क्या है? तो पर्वत पाप। इसके एक तरह से समानार्थी हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे। अजीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अजीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंगन। अजीर शब्द का अर्थ हो जाएगा आंगन। इसके अलावा वार्धक्य शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा। वार्धक्य शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आज का अवकाश देने की अनुग्रह करे। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करे। आज का अवकाश देने की कृपा करे। कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, यह वाक्य इनमें से शुद्ध हो जाएगा। आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है, जैसे युवराज के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है, तो युवराज हो गया आपका उद्देश्य। ठीक है, युवराज हो गया उद्देश्य। और युवराज के बारे में जो कथन कही जा रही है वह हो जाएगा विधेय। युवराज के बारे में जो कथन कही जा रही है वह हो जाएगा विधेय। ठीक है, तो यहाँ पर युवराज हो गया उद्देश्य तथा ने एक ओवर में, युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, यह हो जाएगा विधेय। तो इस प्रकार इस वाक्य में विधेय का सही विकल्प हो जाएगा एक ओवर में 6 छक्के लगाए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ छंद में कौन सा तत्पुरुष समास है? कपड़ छंद में कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें से कपड़ छंद किस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है? तो कपड़ छंद करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। कपड़ छंद करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और कपड़ छंद का समास विग्रह हो जाएगा कपड़ा से छाना हुआ। कपड़ छंद का समास विग्रह हो जाएगा कपड़ा से छाना हुआ। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।